प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। वैश्विक एआई एजेंडा तय करने में भारत की भूमिका और होगी मजबूत। निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज, प्रत्याशियों ने प्रचार में झोंकी ताकत। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी रोकने के लिए दिए सख्त निर्देश। चतरा के पीपरवार में बच्चा चोरी के शक में संदिग्ध को ग्रामीणों ने पीटा। रांची में आपराधिक गिरोह के 3 पकड़ाए, हथियार बरामद। और टी20 विश्व कप, भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर सुपर 8 में किया क्वालिफाई। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स एथलेटिक्स में झारखंड के एथलीटों का दमदार प्रदर्शन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का आज उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है कि इस मेगा आयोजन से नई व्यावसायिक साझेदारियों, सहयोगी इकोसिस्टम और वैश्विक एआई नवाचार में भारत की भूमिका को मजबूत किया जा सकेगा। आज से इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 की भी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। समिट में कई देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 50 से अधिक मंत्री और डेलीगेट्स के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा जैसी कई दिग्गज कंपनियों के सैकड़ों सीईओज भी भाग लेंगे। इस एक्सपो की थीम पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस पर आधारित है। इस समिट का उद्देश्य है वैश्विक एआई तंत्र में नई साझेदारियां बनाना, बिजनेस के अवसर पैदा करना और भारत को एआई नेतृत्व के केंद्र के रूप में खुद को स्थापित करना। नई दिल्ली में आज से शुरू हो रहे 5 दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को एआई क्रांति को दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी के साथ दुनिया में बदलाव ला रहा है, जिसका हिस्सा अब भारत भी बन चुका है। इसी तकनीक के भविष्य को दिशा देने के लिए भारत ने तैयार किया है एआई पर दुनिया का सबसे बड़ा मंच। आज से एआई के क्षेत्र में दुनिया को नई दिशा देने और नए मानक गढ़ने के लिए भारत विश्व को एक साथ एक मंच पर ले आया है। भारत की अगुवाई में हो रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर से दिग्गज पहुंच रहे हैं। करीब 20 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट्स इसमें भाग लेंगे। करीब 40 से 45 मंत्रीगण इसमें भाग लेंगे कई देशों से। इसके अलावा प्रतिनिधि और काफ़ी सारे देशों से आएंगे। करीब 100 देशों की इसमें भाग लेने की हमें उम्मीद है। 16 से 20 फरवरी 2026 तक दिल्ली में हो रहे इस समिट के लिए दुनिया भर से प्रतिनिधिमंडलों का भारत आना लगातार जारी है। 5 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 100 से अधिक प्रमुख सीईओ और सीएक्सओ और 100 से अधिक प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की भागीदारी नजर आएगी। दुनिया को अब डिसरप्शन के साथ जीने के लिए तैयार रहना होगा। समय के साथ इनके नेचर में बदलाव आएगा, लेकिन ये तय है कि अब व्यवस्थाएं बहुत तेजी से बदलेगी। एआई से जो डिसरप्शन हो रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। आने वाले समय में एआई और भी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है। भारत इसके लिए भी तैयार है। कुछ ही दिनों में भारत में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट होने जा रही है। दुनिया के अनेक देश, दुनिया भर के टेक लीडर्स इस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। सभी के साथ मिलकर हम एक बेहतर विश्व बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। एआई शिखर सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, बोलीविया के उपराष्ट्रपति एडमंड लारा मोन्टानो,
ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लूला दा सिल्वा, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों, ग्रीस के प्रधानमंत्री करियाकोस मित्सोटाकिस, गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जहास बेक्टेनोव, लिक्टेनस्टीन रियासत के वंशानुगत राजकुमार एलोइस, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज पेरेज कास्टेजोन, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका, सेशल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पेल्ले, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ और संयुक्त अरब अमीरात से क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल हैं। इस शिखर सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ उद्योग जगत की सहभागिता भी है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये आयोजन 10 हॉल्स में 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें स्टार्टअप, कॉरपोरेट, अकादमिक संस्थान, अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मंत्रालय और संगठन, 19 से अधिक राज्यों और 10 से अधिक देशों के राज्य और देश के पवेलियन सहित 400 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं और 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों की मौजूदगी की उम्मीद है। इस सम्मेलन की खास बात यह है कि ये केवल जोखिमों की बात नहीं करेगा, बल्कि ये दिखाएगा भी कि एआई कैसे दुनिया भर में बदलाव ला सकता है। अब तक के 4 वैश्विक सम्मेलनों में इसे सबसे बड़ा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार का केंद्रीय बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक भविष्य केंद्रित रोड मैप प्रस्तुत करता है। एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि ये बजट मजबूरी नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती और एक दशक के संरचनात्मक सुधारों पर आधारित आत्मविश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल का केंद्रीय बजट भारत की विकसित राष्ट्र बनने की अभिलाषा को दर्शाता है। एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का बजट मजबूरी से निकला बजट नहीं और ये अब नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति में ना होकर हम तैयार हैं के पल से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का कोई भी बजट सामान्य बही खाता दस्तावेज बनाने के लिए नहीं होता। उनका कहना था कि यही समय है, सही समय है कि भावना हमेशा उनके सरकार में रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र मुश्किल परिस्थितियों में भी परखा गया है और आज हम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद विकास की एक उज्जवल मिसाल बन चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने ये निर्धारित किया है कि भारत अब 2047 तक विकसित भारत की दिशा में अगला कदम उठाने के लिए तैयार है, तो पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के बाद का विश्व व्यवस्था भारत के लिए नए अवसर खोल रहा है और कई देशों के लिए भारत के साथ व्यापार और नवाचार में साझेदारी करना एक आकर्षक प्रस्ताव बन चुका है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारे युवा आज अंतरिक्ष, खेल और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बजट 2026 का बजट नहीं, बल्कि 21वीं सदी के दूसरे दशक का पहला बजट है, जो 2014 के बाद से हुए सुधारों पर आधारित है और अगले 25 वर्षों के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने पिछले सालों में संरचनात्मक सुधार किए हैं, गरीबों के लिए अवसरों का विस्तार किया है और महिला सशक्तिकरण के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस बजट से रिफॉर्म एक्सप्रेस को नई गति मिलेगी और ये हमारे युवाओं को तेजी से बदलते विश्व के अवसरों के लिए तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने भारत के व्यापारिक समझौतों के संदर्भ में कहा कि राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक भविष्यवाणी ने भारत में निवेशकों के विश्वास को बहाल किया है। उन्होंने बताया कि मजबूत विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और एमएसएमई ने भारत को व्यापार समझौतों को मजबूती से सौदा करने की स्थिति में लाकर खड़ा किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारत के मुक्त व्यापार समझौते एमएसएमई के लिए कपड़ा, चमड़ा, रसायन, हस्तशिल्प, रत्न और अन्य क्षेत्रों में बाजार की पहुंच बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी आर्थिक गलतफहमियों के कारण भारत मजबूत स्थिति में व्यापार समझौते करने में असमर्थ था। उन्होंने कहा कि
उस समय की सरकार के दौरान बातचीत शुरू होती थी और फिर टूट जाती थी, लेकिन लंबी बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाता था। उन्होंने अपनी सरकार के सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि ये प्रतिबद्धता सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि काम में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले चरण के आर्थिक परिवर्तन के लिए निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण बताया और उनसे निर्णायक प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को अब अपनी बचत को सुरक्षित रखने पर कम ध्यान देना चाहिए और अनुसंधान व विकास, आपूर्ति श्रृंखला और गुणवत्ता में तेजी से निवेश करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की ओर अगला कदम निजी क्षेत्र के नवाचार, दीर्घकालिक क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में साहसिक निवेश पर निर्भर करेगा। रक्षा क्षेत्र में बढ़ाए गए बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मौजूदा हालात के हिसाब से रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाए। उन्होंने कहा कि देश के रक्षा बलों की सहायता करने और उन्हें मजबूत करने के लिए सरकार को जो भी करना होगा वो किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 19 मार्च तक चलेगा। सत्र में सरकार द्वारा 24 फरवरी को आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश किया जाएगा। सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी कर सकता है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का सदन के सुचारू संचालन पर फोकस है, ताकि बजट सत्र का समय लोकहित और विकास को समर्पित हो सके। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य में राजनीति का पारा और उम्मीदवारों की उम्मीद इन दिनों परवान चढ़ रही है। चुनावी रण क्षेत्र फतह करने के लिए सभी प्रत्याशी खूब पसीना बहा रहे हैं। राजनीतिक दल भी समर्थित उम्मीदवारों की बैतरनी पार कराने के लिए कार्यकर्ताओं में लगातार जोश भर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विभिन्न जिलों में प्रशासनिक तैयारियां तेज हैं। आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने की कवायद में जुटा है। इस सिलसिले में मतदान केंद्रों में किसी भी गड़बड़ी की आशंका से निपटने के लिए जिलों को हिदायत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने आज अपना 79वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परेड का निरीक्षण किया। स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने दिल्ली पुलिस के योगदान की सराहना की और राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस की भूमिका को रेखांकित किया। का केंद्र है और इसलिए राजधानी होने के नाते यहां की सुरक्षा का दायित्व सभी वैश्विक मानकों में उच्चतम होना बहुत जरूरी है। कई प्रकार की कूटनीतिक बैठकें, कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का निवास, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय और निवास, इस सभी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मगर मुझे पूरा संतोष, आनंद और गर्व है कि दिल्ली पुलिस ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी आगे रहते हुए प्रखरता और सफलता के साथ हमेशा के साथ निभाई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा के नारायणपुर स्थित मध्य विद्यालय के पास सहायक उपकरण वितरण शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों के बीच में ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, हियरिंग एड और अन्य उपकरणों का वितरण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने जन कल्याण को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। माकपा ने जन सरोकार और श्रमिकों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। रांची में पार्टी की 2 दिवसीय बैठक के दौरान भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई और रणनीति तैयार की गई। इस दौरान 24 मार्च को दिल्ली में प्रस्तावित रैली पर भी विमर्श हुआ। पार्टी की ओर से बताया गया कि दिल्ली रैली को लेकर राज्य में 10 लाख लोगों से पार्टी संपर्क साधेगी। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक 8वीं बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र 20 फरवरी से डाउनलोड किया जा सकेगा। जैक की आधिकारिक वेबसाइट से स्कूल प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन का प्राप्तांक 5 से 15 मार्च तक जैक की वेबसाइट पर अपलोड होगा। 8वीं बोर्ड की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होगी।
चतरा के पिपरवार थाना क्षेत्र के चिड़ैयाटांड में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिससे स्थिति उसकी गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के बाद मौके पर पिपरवार थाना पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के चंगुल से युवक को मुक्त कराया। युवक को क्षेत्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं से विकास और जन कल्याण को नया आयाम मिला है। जामताड़ा में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम काजल पंडित जैसे लाभार्थियों के लिए वरदान साबित हुई है। जामताड़ा की लादना निवासी काजल पंडित ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़कर बैंक की सहायता से अपनी दुकान शुरू की। आज उनकी दुकान में लोहे के सामान, दरवाजे और खिड़कियां बनाई और बेची जाती हैं। इस व्यवसाय से वे लाखों की आमदनी कर रहे हैं और लगभग आधा दर्जन लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मैं रोजगार के लिए काफ़ी दूर दूर तक भटका हूँ, पर किसी ने मेरा बताया कि प्रधानमंत्री सृजन के हिसाब से लोन मिलता है, जो पीएमजीपी लोन हमने लिए हैं और बैंक से लोन लेने के बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं और स्टार्ट करने के बाद मैं अपना घर, अपना परिवार का तो भरण पोषण कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ रोजगार भी 4-5 को आदमी को रोजगार दे रहे हैं। काजल पंडित की इस पहल से न सिर्फ उनका परिवार खुशहाल है, बल्कि आसपास के युवाओं को भी काम का अवसर मिला है। उनकी दुकान में काम करने वाले कारीगर और मजदूर न केवल काम सीख रहे हैं, बल्कि अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं। मैं एक इंजीनियर का काम करता हूँ यहाँ पर गैरेज में। तो जैसे सुबह के काजल यहाँ का गैरेज खोला है तो हम लोग आ गए, काहे कि थोड़ा बहुत काम जानते हैं, सीख भी रहे हैं, तो इसके यहाँ काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा सर्विस सीख रहे हैं। काफ़ी दिनों से मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा यहाँ पर 2 साल हो चुका है। मैं बेगारी था, मैं बेरोजगार था। मुझे काजल दा ने बुलाया कि चलो यहाँ पे काम करो, आप तुम भी कमाना, हम भी कमाना। सरकार की तरफ से जो लोन मिला ये बहुत अच्छा है। यह योजना न सिर्फ युवाओं की स्किल को निखार रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर हौसलों को नई उड़ान भी दे रही है। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के अवसर पर कल राज्य भर में शिव बारात की धूम रही। बाबा नगरी में भी धूमधाम से शिव बारात निकाली गई। बाबा बैद्यनाथ में शिव पार्वती विवाह पूरे विधि विधान के साथ कराया गया। सरदार पंडा गुलाब नंदन ओझा ने बेलपत्र से शिवलिंग के विग्रह पर सिंदूर अर्पित किए। सरदार पंडा ने चतुष्ग्रह पूजा का संकल्प लिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर कल समूचा राज्य शिवमय रहा। बाबा धाम में 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई और जलाभिषेक किया। इस दौरान 5,000 के करीब मोर मुकुट भी अर्पित किए गए। वहीं 7,000 से अधिक विवाहित जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना को लेकर गठबंधन चढ़ाया।
रांची में पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पहले 2 अपराधी पकड़े गए, जिनके निशानदेही पर एक अन्य अपराधी भी पकड़ा गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार, कारतूस और अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं। ये बिहार से और कुछ मतलब एक बयान में जो आया है कि बांग्लादेश से भी कुछ सप्लाईज ये लोग अरेंज करने की कोशिश करते थे और नेपाल के रूट से भी ये लोग वेपन्स लेकर आते थे। और इन लोगों के द्वारा जो रिसेंट में जितने भी जो फायरिंग या जो धमकियां जो दी गई है राउत सिंह कैंप के द्वारा, उसमें रांची में इन लोगों का काफ़ी अहम योगदान रहा है। और इनको अरेस्ट करके इनके अगेंस्ट केस रजिस्टर करके जो इनको आज गिरफ्तार करके आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है रांची पुलिस के द्वारा। सड़क हादसे में कपुचिन सोसाइटी रांची के चेयरमैन फादर ग्रेगोरी बिलुंग और फादर स्टेनिसास कुजूर की मौत हो गई। दोनों एक 4 पहिया वाहन पर सवार होकर खूंटी से रांची आ रहे थे। इसी बीच रास्ते में उनका वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिससे यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना में घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। फादर ग्रेगोरी ओडिशा और फादर स्टेनिस्लास छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। वर्तमान में दोनों रांची में रह रहे थे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में जन्मतिथि बार-बार बदलने की प्रक्रिया पर अब सख्ती कर दी है। अब कम उम्र दिखाने या अन्य लाभ लेने के उद्देश्य से जन्मतिथि में हेरफेर करना आसान नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक जन्मतिथि परिवर्तन के लिए ठोस दस्तावेज और पंजीकरण सत्यापन जरूरी होगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में देश की महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। रांची के कांके रोड निवासी स्निग्धा अग्रवाल भी ऐसी ही एक मिसाल हैं, जिन्होंने रेजिन आर्ट को अपना पेशा बनाकर न केवल स्वरोजगार की राह चुनी है, बल्कि लोगों की प्यारी यादों को संजोने का भी काम कर रही हैं। कांके रोड निवासी स्निग्धा अग्रवाल पिछले लगभग 5 वर्षों से पेशेवर रूप से रेजिन आर्ट से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने इस कला को सीखा, उसे निखारा और आज इसे अपने स्वरोजगार का माध्यम बना लिया है। वे लोगों की प्यारी यादों को सहेजने का भी काम कर रही हैं। रेजिन आर्ट लास्ट 5 ईयर्स से बना रही हूँ और जब भी मैं बनाती हूँ ना, मुझे एक अलग ही हैप्पीनेस और एक अपना सेल्फ डिपेंडेंसी और खुद पे एक भरोसा होता है कि नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ लोगों को प्यार के लिए, और उनका एक प्रिजर्व करना है कि लाइफ टाइम उनको याद रहे कि नहीं कुछ मैं बना के दी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। की चेन, कोस्टर, ट्रे, बुकमार्क, फोटो फ्रेम और विभिन्न होम डेकोर प्रोडक्ट वे स्वयं डिजाइन करती हैं। उनके बनाए उत्पाद बाजार में मिलने वाले सामान से बिल्कुल अलग और यूनिक होते हैं। लव्ड चीज़ है वो आके प्रिजर्व कराते हैं जो लाइफ लॉन्ग रहे। तो जैसे उसमें क्या है, फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक, की चेन्स, जो कि मेनली इनिशियल्स या कुछ भी डिज़ाइन का जो उनको पसंद हो वो बना के देती हूँ। फिर आप कुछ भी आप डिमांड करो, ट्रेज एंड ऑल आप अगर यूज़ करते हो, या रूम का कुछ डेकोर है जो आप अपने रूम में सजा के रखना चाहते हो लाइफ लॉन्ग, उसका वो भी मैं प्रिजर्व करती हूँ। स्निग्धा की खास पहचान शादी की वरमाला को रेजिन में संरक्षित कर उसे ताउम्र संजो कर रखने योग्य होम डेकोर आइटम में बदलना है। अब शादीशुदा जोड़े अपनी यादों को सुरक्षित रखने के लिए इस अनोखी कला को अपना रहे हैं। रेजिन आर्ट बनाने वाली स्निग्धा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो कि न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करती है, बल्कि लोगों के यादों को और संजो कर रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी सौरभ कुमार के साथ दूरदर्शन समाचार, रांची। रांची स्थित लोक भवन उद्यान का इस बार रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने दीदार किया। कल आखिरी दिन करीब 38,000 लोगों ने उद्यान का भ्रमण किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के आदेश के बाद 2 फरवरी से यह उद्यान आगंतुकों के लिए खुला था। 2 फरवरी से 15 फरवरी के बीच 6,15,000 से अधिक लोगों ने उद्यान का भ्रमण किया। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित सब्जी बाजार में भीषण आग की वजह से कई दुकानें जल गईं। अग्निशमन विभाग के दस्ते ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। आगलगी की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
T20 विश्व कप में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दबदबा बरकरार है। कल खेले गए लीग चरण के मैच में भारत ने एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को 61 रनों से पराजित कर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। कोलंबो में ईशान का तूफान, उड़ गया पाकिस्तान, फिर जीता हिंदुस्तान। अभिषेक शर्मा का विकेट निकाल जिस पाकिस्तान को लगा कि उन्होंने टीम इंडिया को बड़ा झटका दिया है, उसके सारे तेवरों पर पानी फेरने का काम कर गया ईशान किशन का नाम। ईशान किशन ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और महज 40 गेंदों पर 77 रन की दमदार पारी खेल टीम इंडिया को नई रफ्तार दी। भारतीय टीम ने महज 12वें ओवर की शुरुआत में ही 100 रन के आंकड़े को पार कर लिया। ईशान ने अपनी इस पारी के दरमियान 10 चौके और 3 छक्के जड़े। हाल ये रहा कि ईशान किशन ने अर्धशतक महज 27 गेंदों में पूरा किया। ईशान ने 190 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने भारत पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल मैचों में तीसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज के तौर पर भी खुद को सामने ला दिया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पावर प्ले में 42 रन बनाए। कुल मिलाकर ईशान किशन ने एक बार फिर से साबित कर दिखाया कि वो टीम इंडिया के लिए आखिरकार अहम क्यों हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ में अगले महीने खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन होगा। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में एथलीटों के चयन के लिए रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 2 दिवसीय चयन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में झारखंड के 33 एथलीटों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ियों की संभावित सूची में अपना स्थान सुनिश्चित किया। और अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। राज्य भर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान कई जिलों में 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। इस दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं चाईबासा में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। वैश्विक एआई एजेंडा तय करने में भारत की भूमिका और होगी मजबूत। निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज, प्रत्याशियों ने प्रचार में झोंकी ताकत। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी रोकने के लिए दिए सख्त निर्देश। चतरा के पीपरवार में बच्चा चोरी के शक में संदिग्ध को ग्रामीणों ने पीटा। रांची में आपराधिक गिरोह के 3 पकड़ाए, हथियार बरामद। और T20 विश्व कप भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर सुपर 8 में किया क्वालिफाई। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स एथलेटिक्स में झारखंड के एथलीटों का दमदार प्रदर्शन।